नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। कल्पना कीजिए, भारत लगभग 2100 साल पहले का मौर्य साम्राज्य, जो एक समय पूरे उपमहाद्वीप पर छाया हुआ था, अब वो इतिहास बन चुका है। और उनके बाद जो आए शुंग वंश, उनकी शक्ति भी अब ढलान पर है। हाँ, तो राजधानी पाटलिपुत्र में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है, और इसी माहौल में एक व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे से कह सकते हैं अपनी चालें चल रहा है। नाम है वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व। और ये कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये किसी बड़ी लड़ाई या युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये महलों के अंदर की कहानी है। बंद दरवाजों के पीछे की सियासत, वो सत्ता का खेल जो तलवारों से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। सही बात है। तो ये पूरी कहानी हमें पता कहाँ से चलती है? सोर्सेस क्या है हमारे पास? देखिए, मुख्य रूप से दो तरह के स्रोत हैं। एक तो है पुराण, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण। ये हमें राजाओं की वंशावली, उनके शासनकाल, इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है। और दूसरा जो ज्यादा नाटकीय है, वो है बाणभट्ट का हर्षचरित। अच्छा, हर्षचरित। पर वो तो बहुत बाद में लिखा गया था, है ना? हाँ, घटना के सैकड़ों साल बाद, 7वीं शताब्दी में। हाँ। लेकिन उसमें इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा ही दिलचस्प जिक्र मिलता है। तो पुराणों के तथ्य और हर्षचरित का ड्रामा, बिल्कुल। इन दोनों को मिलाकर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वासुदेव कण्व आखिर थे कौन। हाँ। क्या वो एक धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण मंत्री थे जिन्होंने एक कह सकते हैं बुरे राजा से प्रजा को छुटकारा दिलाया, या फिर वो एक बेहद शातिर और मौकापरस्त राजनीतिज्ञ थे जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ सिंहासन पर थी? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस समय के माहौल को समझना होगा। हाँ, बिल्कुल। शुंग वंश, जिसका वासुदेव कण्व हिस्सा थे, वो खुद भी तो ब्राह्मण ही थे। हाँ, उन्होंने सेनापति होकर मौर्यों से सत्ता छीनी थी। सही कहा। लेकिन अब उनकी आखिरी पीढ़ी राजा देवभूति के समय तक आते आते हालात बदल चुके थे। पुराण उन्हें अति स्त्री शंगा कामिनम कहते हैं। अति स्त्री शंग कामिनम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब है कि वो भोग विलास में बुरी तरह डूबे हुए थे। राजा को राजकाज से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी दुनिया में मस्त थे। वो कला, संगीत, नृत्य के शौकीन थे, जो अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब एक राजा का शौक उसकी जिम्मेदारी पर हावी हो जाए, तो वो राज्य के लिए एक कमजोरी बन जाता है। और राजनीति में हमेशा ऐसा ही होता है, एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बनने का मौका देती है। बिल्कुल। सत्ता में एक खालीपन सा महसूस होने लगा था, एक वैक्यूम जिसे कोई भरने के लिए तैयार बैठा था। और वो थे अमात्य वासुदेव कण्व। अमात्य यानी मंत्री। हाँ। तो ये दरबार में एक ऊंचे पद पर थे, राजा के काफी करीबी रहे होंगे। राजा इन पर भरोसा करता होगा। बेशक करता होगा। वो एक सम्मानित ब्राह्मण मंत्री थे, अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। लेकिन वो सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, वो हालात को पढ़ना भी जानते थे। उन्होंने राजा देवभूति की इस कमजोरी को बहुत करीब से देखा, समझा और फिर उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। तो उन्होंने किया क्या? मेरा मतलब, बिना सेना के, बिना किसी विद्रोह के एक अकेला मंत्री राजा को कैसे हटा सकता है? यहीं पर हर्षचरित की कहानी बड़ी नाटकीय हो जाती है। बाणभट्ट हमें बताते हैं कि वासुदेव ने कोई सैन्य बगावत नहीं की, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला। साइकोलॉजिकल गेम? हाँ, उन्होंने राजा की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उनके विलासी स्वभाव को ही अपना हथियार बना लिया। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने एक साजिश रची, एक बहुत ही चालाकी भरी साजिश। उन्होंने अपनी एक दासी की बेटी को तैयार किया। दासी की बेटी को? हाँ, उसे संगीत सिखाया, नृत्य सिखाया और उसे एक बेहद खूबसूरत रानी के वेश में राजा के सामने पेश कर दिया। एक मिनट, दासी की बेटी, किसी राजकुमारी या कुलीन महिला को क्यों नहीं? यही तो इस योजना की चालाकी थी। अच्छा। एक दासी की बेटी पर कौन शक करेगा? उसका कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिख रही थी, वो तो बस मनोरंजन का एक जरिया लग रही थी। सही बात है। राजा देवभूति उस नकली रानी पर पूरी तरह मोहित हो गए। वो रात दिन उसी के साथ रहने लगे, राजकाज सब भूल गए। और फिर एक रात जब राजा पूरी तरह नशे में थे, अकेले थे, उसी महिला ने देवभूति की हत्या कर दी। कमाल है। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। सच में महलों के अंदर की राजनीति मैदान की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल। तो ये सब हुआ लगभग 75 ईसा पूर्व के आसपास। 75 ईसा पूर्व? जी। और इस तरह बिना एक बूंद खून बहाए, बिना किसी जंग के मगध की सत्ता बदल गई
वासुदेव कण्व जो कल तक मंत्री थे अब मगध के नए शासक बन गए और कण्व वंश की नींव रखी। तो ये कोई तख्ता पलट नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जो सीधे राजा के कमरे में की गई। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो वासुदेव राजा बन गए, लेकिन यहीं पे मेरा कंफ्यूजन शुरू होता है। ये आदमी था कौन जिसने इतनी सफाई से ये सब कर दिया? मतलब एक तरफ तो सोर्स बताते हैं कि वो ऋषि सौबरी के वंशज थे, भगवान विष्णु के भक्त, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, सही है, कला के संरक्षक, यहाँ तक कि उन्होंने मगध को यूनानी हमलों से भी बचाया था। हाँ, ये सारी बातें उनके पक्ष में जाती हैं। वो एक पढ़े लिखे सुसंस्कृत व्यक्ति थे, वैष्णव धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। हो सकता है उन्होंने अपने इस कदम को धर्म की रक्षा के तौर पे देखा हो कि एक अधर्मी और विलासी राजा को हटाना जरूरी था, शायद। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने राजा के भरोसे को तोड़ा, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और सत्ता के लिए एक हत्या की साजिश रची। ये दोनों बातें एक ही इंसान में कैसे फिट होती हैं? मुझे ये विरोधाभास समझ नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये विरोधाभास शायद उतना बड़ा न लगे। अच्छा। इतिहासकार रोमिला थापर जैसे विद्वान ये बताते हैं कि मौर्यों के बाद का जो दौर था उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा था। ब्राह्मण वर्ग जो पारंपरिक रूप से ज्ञान और धर्म से जुड़ा था, हाँ, अब वो सक्रिय रूप से राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ रहा था। वो शिक्षित थे, प्रभावशाली थे, प्रशासन चलाना जानते थे। शुंग खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक ट्रेंड का हिस्सा थी। बिल्कुल। तो मैं इस ब्राह्मण या राजनीतिज्ञ वाले सवाल से थोड़ा असहमत हूँ। क्या हम इसे ब्राह्मण और राजनीतिज्ञ की तरह देख सकते हैं? उस दौर में शायद एक सफल राजनेता होने के लिए ब्राह्मण होना एक जरूरी क्वालिफिकेशन बन गया था। अच्छा। आपकी धार्मिक पहचान आपको सामाजिक लेजिटिमेसी यानी वैधता देती थी। हो सकता है वासुदेव ने अपनी ब्राह्मण पहचान का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सही ठहराने के लिए किया हो। मतलब वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। मतलब उनकी ब्राह्मण पहचान उनके राजनीतिक करियर के लिए एक लॉन्च पैड की तरह थी। अच्छा, तो वासुदेव के बाद क्या हुआ? क्या उनका वंश लंबा चला? बहुत लंबा तो नहीं। वासुदेव ने करीब 9 साल राज किया। उनके बाद उनके बेटे भूमिमित्र गद्दी पर बैठे। भूमिमित्र? हाँ, उन्होंने करीब 14 साल शासन किया और वो एक अच्छे योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र से मध्य भारत में विदिशा में स्थानांतरित किया। एक मिनट, भूमिमित्र, ये मित्र सरनेम तो शुंग राजाओं का हुआ करता था, जैसे पुष्यमित्र शुंग। बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जिस वंश को उन्होंने खत्म किया उसी का सरनेम अपने बेटे के नाम में इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उनकी राजनीतिक समझ का एक और उदाहरण हो सकता है। एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल मूव। कैसे? नए राजा का नाम पुराने वंश जैसा रखकर वो शायद बची खुची शुंग समर्थक जनता और सेना को ये संदेश दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है, ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, ये बस एक निरंतरता है, ताकि विद्रोह की संभावना कम हो जाए। बिल्कुल। कमाल है, मतलब छोटी छोटी चीजों में कितनी गहरी राजनीति छिपी होती है। तो भूमिमित्र के बाद कौन आया? भूमिमित्र के बाद उनके बेटे नारायण ने 12 साल तक शासन किया। वो एक अच्छे प्रशासक थे। और फिर आए इस वंश के आखिरी राजा सुशर्मन। हाँ, जिन्होंने 10 साल तक राज किया, लेकिन उन्हें एक कमजोर शासक माना जाता है। कुल मिलाकर ये पूरा वंश सिर्फ 45 साल तक चला, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। सिर्फ 45 साल? इतनी बड़ी साजिश करके सत्ता हासिल की और वंश 2 पीढ़ियों से ज्यादा ठीक से नहीं चल पाया। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है जो उनकी व्यवहारिकता को दिखाती है। क्या? कण्वों ने शुंगों को पूरी तरह खत्म नहीं किया। उन्होंने शुंग वंश के बचे खुचे लोगों को राज्य के एक छोटे से कोने में, शायद विदिशा के ही किसी हिस्से में शासन करने दिया। अच्छा, मतलब अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटाया नहीं, बस उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वो कोई खतरा ना बने। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो क्रूर हत्यारे नहीं थे, बल्कि प्रैग्मैटिक थे, व्यवहारिक थे। हाँ, उन्हें पता था कि एक पुराने और स्थापित वंश को पूरी तरह खत्म करने से बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। इससे बेहतर था कि उन्हें एक छोटे से सामंत की तरह अपने अधीन रखा जाए। ठीक है, तो मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ। वासुदेव कण्व को हम कैसे देखें? एक तरफ उनकी धार्मिक पहचान, कला को संरक्षण, देश को बाहरी ताकतों से बचाना, दूसरी तरफ उनकी साजिश, राजा की हत्या और सत्ता पर कब्जा। क्या फैसला दें हम? मुझे लगता है कि इतिहास में किसी को सिर्फ अच्छा या बुरा के तराजू पर तौलना सही नहीं है। वासुदेव अपने समय की उपज थे। वो एक ऐसे युग में जी रहे थे जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर थी, बाहरी हमलों का खतरा था और राजा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुका था।
ऐसे में उन्होंने वो किया जो उन्हें राजनीतिक रूप से सबसे सही लगा। तो मतलब एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाला मामला, कि नतीजा ज्यादा जरूरी है, तरीका उतना नहीं। शायद हो सकता है उनकी नजर में एक कमजोर राजा के अधीन रहने से बेहतर था कि सत्ता एक काबिल मंत्री के हाथ में आ जाए, भले ही तरीका गलत हो। उनके लिए मगध की स्थिरता शायद ज्यादा बड़ी प्राथमिकता थी। इतिहास में नैतिकता की रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। बिल्कुल, जो एक के लिए साजिश है वो दूसरे के लिए राजनीतिक जरूरत हो सकती है। और जैसा हर वंश के साथ होता है, कण्व वंश का भी अंत हुआ। वो कैसे हुआ? लगभग 30 ईसा पूर्व में अंतिम राजा सुशर्मन, जो पहले से ही कमजोर थे, उन्हें दक्षिण से उभर रही एक नई महाशक्ति ने चुनौती दी, सातवाहन वंश। सातवाहन? हाँ, सातवाहन राजा ने सुशर्मन को युद्ध में हराकर मार डाला। पुराणों में एक दिलचस्प जिक्र है कि सुशर्मन को उनके भृत्य यानी नौकर बलिपुच्छ ने मारा था। बलिपुच्छ? हाँ, इतिहासकार मानते हैं कि ये बलिपुच्छ शायद सातवाहन राजा का ही कोई दूसरा नाम या उपाधि रही होगी, जिसने पहले कण्वों की अधीनता स्वीकार की और फिर मौका देखकर उन्हें खत्म कर दिया। मतलब जिस तरह कण्वों ने अपने मालिक शुंग राजा को धोखा देकर सत्ता हासिल की, हाँ, उसी तरह उनके वंश का अंत भी उनके ही एक अधीन शासक के धोखे से हुआ। बिल्कुल, इतिहास का चक्र जैसे पूरा घूमकर वहीं आ गया। वाह, कण्व वंश का ये 45 साल का छोटा सा शासनकाल हमें यही सिखाता है कि जो सत्ता साजिश से हासिल की जाती है वो अक्सर बहुत नाजुक बुनियाद पर टिकी होती है। तो आज के इस चर्चा को समेटते हैं। वासुदेव कण्व की कहानी किसी एक परिभाषा में फिट नहीं होती। वो एक ही समय में एक ब्राह्मण विद्वान भी थे और एक निर्दयी राजनीतिज्ञ भी, एक कला संरक्षक भी थे और एक साजिशकर्ता भी। हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास के किरदारों को किसी एक खांचे में बंद करना नामुमकिन है। वो अपने समय, अपनी जरूरतों और अपनी महत्वाकांक्षाओं का एक जटिल मिश्रण थे। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब हम इतिहास के किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो क्या हम उनकी पहचान, जैसे वासुदेव का ब्राह्मण होना, को उनके काम यानी एक राजनीतिक हत्या से अलग करके देख सकते हैं, या फिर किसी युग की राजनीतिक मजबूरियां और सत्ता का खेल हमेशा व्यक्तिगत नैतिकता पर भारी पड़ते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ वासुदेव कण्व पर ही नहीं बल्कि इतिहास के कई बड़े किरदारों पर लागू होता है।